अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर्स, लास्ट टाइम हमने जो पेपर सॉल्व किया था लेक्चर बॉटनी का, वो मैंने आपको बताया था 2017 का, मई 2017 में हुआ था। आज एक दूसरा पेपर है लेक्चर बॉटनी का, ये हुआ है मई 2019 में। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके क्वेश्चंस की बात करें, इसमें भी ज़ाहिर है 100 क्वेश्चंस है, तो हम कोशिश करते हैं इस वीडियो में जितने सॉल्व हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन प्लांट सेल्स विच ऑर्गेनेली इज़ कंसीडर्ड एज पावर स्टेशन, के प्लांट सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली को पावर हाउस बोलते हैं। तो आपको पता है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी एटीपी है वो माइटोकॉन्ड्रिया बना। दूसरा क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द लाइट रिएक्शन अकर इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब ये तो आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, और इसके दो रिएक्शंस हैं, एक को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। तो अब लाइट रिएक्शन जो है वो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा के अंदर। क्योंकि ये लाइट रिएक्शन का पूछ रहा है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स, के प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है या ब्रेकडाउन होती है थ्रू ग्लाइकोलिटिक पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस, तो एंड पे क्या चीज़ बनती है। तो ग्लाइकोलाइसिस में आपको पता है पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट के भी कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दो। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, इन C3 प्लांट्स विच मॉलिक्यूल इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, कि जो C3 प्लांट्स हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने का जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है। तो वो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। अब दो तरह के प्लांट्स होते हैं, C4 के अंदर फॉस्फेनोल पायरुवेट है, जबकि जो C3 के अंदर है, C3 के अंदर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट या रोबिस्को भी बाज़ दफ़ा जो है जो एंजाइम है उसको रोबिस्को बोलते हैं, इसको राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का नाम दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लांट टर्पीन्स आर क्लासीफाइड एज। अब ये बेसिकली लिपिड्स हैं, और टर्पीन्स कौन से लिपिड्स हैं, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव, सिंपल लिपिड्स या होमोलिपिड्स। तो जो टर्पीन्स हैं इनको हम डिराइव लिपिड्स का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ग्रीन हाउस गैस इज प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर, के एटमॉस्फेयर के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे ज़्यादा वो कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, मीथेन, बोथ बी एंड सी। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखें तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमें मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी इज कॉल्ड, यानी फंजाई और एल्गी के दरमियान जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको लाइकन का नाम देते हैं। माइकोराइजिया जो है ये रूट्स और फंजाई, यानी प्लांट्स की जो रूट्स हैं और प्लस फंजाई के दरमियान जो एसोसिएशन है उसको माइकोराइजिया बोलते हैं। राइजोबिया तो बैक्टीरिया है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, लाइकन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच प्लांट्स ग्रो अंडर एवरेज कंडीशंस ऑफ मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, कि कौन से प्लांट्स है जो एवरेज कंडीशन में ग्रो करते हैं, ना ज़्यादा वाटर में और ना ड्राई कंडीशन में। तो वो ज़ीरोफाइट टोटल ड्राई में, हेलोफाइट साल्ट्स में ग्रो करते हैं, हाइग्रोफाइट्स मॉइस्चर कंडीशन में ग्रो करते हैं, जो इंटरमीडिएट कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं वो कौन से वाले हैं, मीजोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच जोन कॉनिफर्स आर अबंडेंट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन। अब अल्पाइन में भी नहीं होते कॉनिफर्स, ट्रॉपिकल में भी नहीं, सब ट्रॉपिकल में भी नहीं। उस तरह से डोमिनेंट जो है वो इंटरमीडिएट जो जोन है टेम्परेट इसके अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पिक्चर इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ डैश इन पिक्चर प्लांट, के पिक्चर प्लांट के अंदर किस चीज़ की मॉडिफिकेशन से जो ये पिक्चर स्ट्रक्चर बनती है, रूट की, स्टेम की, फ्लावर की। तो लीफ मॉडिफाइड होके पिक्चर प्लांट जो कार्निवोरस प्लांट्स इनके अंदर जो है पिक्चर की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज़ द मोस्ट फेवरेबल मेथड फॉर प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, के प्लांट्स की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में या ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो मेन मेथड है वो कौन सा है ज़्यादा फेवरेबल। माइक्रो इंजेक्शन है, इलेक्ट्रोपोरेशन है, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन है, या प्रोटोप्लास्ट मेथड। तो ये सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है फेवरेबल वो थ्रू बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट फेवरेबल, और कौन से वाला, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्लांट पार्ट यूज फॉर टिश्यू कल्चरिंग इज कॉल्ड, कि वो वाला प्लांट का पार्ट जिसको आप टिश्यू कल्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट, कैलस, नोड या स्टॉक। तो उस पार्ट को हम एक्स प्लांट का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच हार्मोन इज़ अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, कि कौन सा प्लांट जो हार्मोन है ग्रोथ को इनहिबिट करता है, डार्मीन, एंडोलेस्टिक एसिड, BAP, GA3। अब डार्मीन की अगर बात करें तो ये एब्सिसिक एसिड से बिलोंग करता है,
इंडोल एसिटिक एसिड जो है ये ऑक्सिन से करता है, BAP ये साइटोकाइनिन से करता है, GA3 जिब्रेलिक एसिड। अब देखें जिब्रेलिक एसिड, उसके अलावा साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये सारे ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। तो जो ग्रोथ इनहिबिटर है वो हम ये कह सकते हैं एब्सिसिक एसिड है। तो डार्मीन जो है ये ग्रोथ इनहिबिटर। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन अ फ्रूट इज़ डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, कि जब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप तो उसको क्या कहेंगे? बटिंग, एपोमिक्सिस, कैलसिंग, पार्थिनोजेनेसिस। अब जनरल अगर हम देखें तो जब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होगा, उसमें सीड नहीं होगा, तो उसको हम पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। जब सीड बगैर फर्टिलाइजेशन डेवलप होगा तो हम उसको एपोमिक्सिस का नाम देते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कोई खास टर्म नहीं दी हुई। अब सीड की अगर बात हो रही होती तो फिर हम एपोमिक्सिस लिखते हैं, एनिमल्स की बात हो रही तो हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। एनिमल्स में अगर देखें तो हम उसी को पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं कि जब एनिमल्स डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन को पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे, और प्लांट्स के अंदर उसको पार्थिनोकार्पी। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर देखा जाए तो पार्थिनोजेनेसिस है, लेकिन पार्थिनोजेनेसिस याद रखना एनिमल्स में है, प्लांट्स में नहीं है। यहाँ इन्होंने पार्थिनोकार्पी दिया होता तो वो करेक्ट होता। अब एपोमिक्सिस भी हो सकता है, लेकिन वो सीड जब डेवलप हो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो हम उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विच क्रॉप प्लांट जीनोम वाज फर्स्ट सीक्वेंस, के पहले जो क्रॉप जिसका जीनोम सीक्वेंस किया गया वो कौन सी थी? वीट, राइस, पोटैटो, कॉर्न। तो फर्स्ट जो जिसका जीनोम सीक्वेंस किया गया वो क्रॉप राइस की क्रॉप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 मेजर साल्ट कंट्रीब्यूटर फॉर सॉइल सैलिनिटी, की जो सॉइल के अंदर साल्ट कंस्टेंट बढ़ जाए जिसको हम सॉइल सैलिनिटी बोलते हैं। तो मेजर साल्ट वहाँ पे कौन सा होता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम एसीटेट। तो वहाँ पे जो मेजर साल्ट है सॉइल सैलिनिटी के लिए वो सोडियम क्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच व्हेन द सॉइल इज सैचुरेटेड विद वाटर दिस कंडीशन इज कॉल्ड, कि जब सॉइल के ऊपर वाटर की एक्युमुलेशन हो जाती है या वाटर की सैचुरेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? ट्रांसपायरेशन, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी या ऑस्मोसिस। तो जब ज़ाहिर वाटर एक्युमुलेट हो जाता है और सॉइल सैचुरेट हो जाती है हम उस कंडीशन को वाटर लॉगिंग बोलते हैं। साल्ट जब हो जाता है तो उसको हम सॉइल सैलिनिटी, और वाटर जब हो जाता है तो उस वाटर लॉगिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है द सोडिक सॉइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच कंडीशन, सोडिक सॉइल कौन सी होती है? पोरली एरिएटेड, लो इनफिल्ट्रेशन रेट, पुअर सॉइल स्ट्रक्चर। तीनों वो वाली सॉइल जो सोडिक सॉइल होगी उसमें ये तीनों कंडीशन होंगी। वो एक तो पोरली एरिएटेड होगी, इनफिल्ट्रेशन रेट भी उसका लो होगा, और सॉइल स्ट्रक्चर भी उसकी क्या हो जाएगी? पुअर। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है विच सॉइल टाइप इज मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, कि कौन सी सॉइल इन तीनों का मिक्सचर होगी? क्ले, सिल्ट और सैंड। लॉमी सॉइल, क्लेई सॉइल, चॉकी सॉइल या बीट सॉइल। तो लॉम सॉइल वो वाली सॉइल होती है जिसके अंदर सैंड भी मौजूद होता है, सिल्ट भी और क्ले भी। क्वेश्चन नंबर 20 है वियरिंग अवे ऑफ सॉइल अपर लेयर बाय नेचुरल फिजिकल फोर्सेस कॉल्ड, नेचुरल फिजिकल फोर्सेस के ज़रिए जो सॉइल की अपर लेयर है वो कट जाती है, वियर ऑफ हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सैलिनिटी, एक्लिमेटाइजेशन, सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग। तो सॉइल का कट जाना क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 द एडवर्स अफेक्ट ऑफ नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑन द प्लांट्स इज इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, कि प्लांट्स के ऊपर जो नॉन लिविंग फैक्टर, अब नॉन लिविंग फैक्टर्स को आप एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है एनवायरनमेंट के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर, तो आप उसको क्या कहेंगे? एबायोटिक स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांट डिफेंसिव कंपाउंड रिलीज्ड ऑन टू द प्लांट सरफेस, रेजन, लिग्निन, वैक्स, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम देखें तो प्लांट डिफेंसिव सारे हो सकते हैं, रेजन भी हो सकता है, लिग्निन भी हो सकता है, वैक्स भी, लेकिन प्लांट्स की सरफेस के ऊपर रिलीज़ होने वाला जो प्लांट्स केमिकल है जो प्लांट्स रिलीज़ करते हैं वो मोर अप्रोप्रिएट अगर देखें तो वैक्स है, क्योंकि ये क्यूटिकल में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है ट्रांसजेनिक पिट कॉटन विद पेस्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी हैज़ बीन जनरेटेड बाय द इंजर्शन ऑफ जीन फ्राम विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन जो प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है तो इसके अंदर जो जीन्स हम ट्रांसफ़र करते हैं वो जीन्स किस से लिया जाता है? बैक्टीरियम से, एल्गी से, फंगस से, ईस्ट से। तो ये जो बीटी है ये प्रेजेंट पे बैक्टीरिया को कर रहा है, यानी बेसिलस बैक्टीरिया है, तो इसका मतलब हम जीन किस से लेते हैं? बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 24 है द टाइप ऑफ प्लांट डिफेंस दैट इज़ मोबिलाइज्ड इन द प्लांट्स एट द साइट ऑफ इंजरी इज नोन एज, कि वो वाला प्लांट्स डिफेंस जो जब प्लांट्स की इंजरी हो जाती है उस वक्त मोबिलाइज होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंस्टिट्यूटिव डिफेंस, इंड्यूस डिफेंस, बोथ है एंड बी नन ऑफ दिस। कंस्टिट्यूटिव डिफेंस तो वो होता है जो थ्रू आउट लाइफ
हर वक्त आप ये कह लें वहाँ मोबिलाइज रहता है, एक्टिव रहता है, जबकि इंड्यूस डिफेंस वो है ये तब मोबिलाइज होता है जब कहीं पे प्लांट्स क्या हो जाए, डैमेज हो जाए या कोई इंजरी हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, पिचर प्लांट्स आर नॉन एज ट्रॉपिकल प्लांट्स, डिसीडियस प्लांट्स, कार्निवोरस प्लांट्स, नॉन ऑफ द। पिचर प्लांट चूँकि ये कार्निवोरस प्लांट्स हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे, कार्निवोरस प्लांट्स। 26 है मॉडर्न डे प्लांट्स इवॉल्व फ्रॉम बैक्टीरिया, फंजाई, एलजी, ऑल ऑफ द अबव। तो आज के जो लैंड प्लांट्स हैं, मॉडर्न प्लांट्स हैं, उनको ये कहा जाता है वो किससे इवॉल्व हुए हैं, एलजी से। क्वेश्चन नंबर 27 है विच वन इज़ मोर एडवांस फाइलेटिकली नीड, कि सबसे एडवांस कौन सी है, हर्बेशियस है, श्रबी हैं, वुडी हैं, बोथ हैं एंड बी। अब अगर हम देखें इस एडवांस जनरल ये तो ये कहा जाता है ये है कि एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट जो है वो सबसे एडवांस है, लेकिन अब इस बेस पे हम कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि एंजियोस्पर्म में अगर बात करें तो वहाँ हर्बेशियस भी हैं, वहाँ श्रबी भी हैं, वहाँ वुडी भी हैं। अब इन तीनों में अगर थोड़ा सा कंपेयर करें स्ट्रक्चर के हवाले से तो एवोल्यूशनरी से हम कोई इनको नहीं कह सकते। स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो इनमें ये लग रहा है कि वुडी जो होंगे वो शायद एडवांस है, लेकिन एंजियोस्पर्म फाइलेटिकली ये सबसे एडवांस है, लेकिन उनमें तीनों हैं, श्रबी भी हैं, हर्बेशियस भी हैं, वुडी भी हैं, तो उस बेस पे हम यहाँ कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 28 है विच वन इज़ फिटेस्ट इवॉल्व करेक्टर, कि इनमें कौन सा फिटेस्ट इवॉल्व। अब ये पोलन ट्रांसफ़र करने के मेथड हैं, एक है कायरोपेट्रिरोफिली, ये जो बेड्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके ज़रिए जो पोलन का ट्रांसफ़र होता है। एंटीमोफिली जो इंसेक्ट्स के ज़रिए होता है। एनीमोफिली वेंड के ज़रिए पोलन का ट्रांसफ़र है। आर्निथोफिली ये जो बर्ड्स के ज़रिए पोलन्स का जो ट्रांसफ़र उसको आप आर्निथोफिली बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एडवांस है टेस्ट करेक्टर है वो थ्रू इंसेक्ट्स है, जिसको हम एंटीमोफिली का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है अकॉर्डिंग टू डार्विन ओरिजिन ऑफ फ्लावर इज़ अ मोस्ट परप्लेक्सिंग फिनोमेना, कि जो ओरिजिन ऑफ फ्लावर हुआ था वो सडन हुआ था, जिसकी कोई डार्विन वाले दौर में या डार्विन के पीरियड में कोई ख़ास उसकी बेस उनको रिसर्च नहीं मिली, तो उसने इस फिनोमेना को नाम दिया था एबोमिनिएबल मिस्ट्री का नाम दिया था, क्योंकि कोई उस वक्त ख़ास साइंटिफिक अप्रोच या रिसर्च का पता नहीं चाह रहा था कि फ्लावर जो है वो कैसे या फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे इवॉल्व हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, लैंड प्लांट्स इवॉल्व अराउंड डैश मिलियन ईयर्स अगो, कि जो प्लांट्स हैं वो कितने मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुए। तो जनरल जो लिटरेचर है वहाँ से हमें ये मिलता है कि 470 और 500 मिलियन ईयर्स अगो के दरमियान जो है लैंड प्लांट्स की एवोल्यूशन हुई है। तो लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा ऑप्शन इन दो के दरमियान नहीं दिया हुआ, तो हम ये कह सकते हैं मोस्ट जो अप्रोप्रिएट ये करीब है वो 650 मिलियन ईयर्स अगो। क्वेश्चन नंबर 31 है पेलेनोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ पेलिया, ग्लूम, पोलन, फ्लावर। पोलन की जो स्टडी है उसको हम साइंटिफिकली पेलेनोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैव ट्रायंगुलर स्टेम, कि कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट्स था जिनका जो स्टेम है वो ट्रायंगुलर शेप होता है। उसमें सेजेस हैं, रशेज़ हैं, ग्रासेस हैं, नॉन ऑफ द अबव। तो ग्रासेस इनका राउंड शेप होता है, तो जो सेजेस हैं इनका जो स्टेम है वो हमेशा ट्रायंगुलर शेप। क्वेश्चन नंबर 33 है ऑन इज़ प्रेजेंट इन द फॉलोइंग ऑफ, जो ऑन स्ट्रक्चर है ये कौन सी फैमिली में हो सकती है, पोएसी में, कैप्रेसी में, जंकेसी में या ऑल ऑफ द अबव। तो जो पोएसी या ग्रास फैमिली है उसके अंदर हमें ये जो ऑन स्ट्रक्चर है ये मिलती है। क्वेश्चन नंबर 34 है इन वुडी प्लांट्स द स्टेम डायमीटर इंक्रीजेज ड्यू टू कैम्बियल एक्टिविटी, सेकेंडरी ग्रोथ, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ऑल ऑफ द अबव। जनरल अगर हम देखें जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वो यही है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसकी वजह से डायमीटर इंक्रीज़ करता है, लेकिन कैम्बियल एक्टिविटी भी उसमें अंदर हो सकती है, डिफरेंशिएटेड सेल्स भी, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है साइंटिफिक नेम ऑफ पीनट इज़, ये अरेकियस हाइपोजिया जो है पीनट का साइंटिफिक नेम। क्वेश्चन नंबर 36 है मेडिसिनल प्लांट प्राइसेस आर डैश देन ऑर्डिनरी फूड क्रॉप्स, कि जो मेडिसिनल प्लांट्स की प्राइसेस हैं वो ऑर्डिनरी क्रॉप से लो होती हैं, मॉडरेट होती हैं, हाई होती हैं, नॉट नो। जनरल अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है मेडिसिनल प्राइसेस जो है वो क्या होंगी, हाई होंगी, लेकिन जिस तरह ऑर्डिनरी क्रॉप्स की कुछ ना कुछ प्राइसेस गिवन होती हैं, मेडिसिनल प्राइस प्लांट्स की प्राइसेस ऐसा सच गिवन नहीं भी होती। तो अब दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, नॉट नॉन भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। मैं हाई कर देता हूँ लेकिन नॉट नॉन भी है, क्योंकि इनकी मेडिसिनल प्लांट्स की हमें प्राइसेस एज सच ऑर्डिनरी क्रॉप्स की तरह जो है वो पता नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 37 है नेक्स्ट, इन आवर एथनोबॉटनिकल कल्चर एलोवेरा प्लांट इज़ यूज फॉर स्किन डिजीजेस, डायबिटीज़, स्टमक कैंसर। तो इन तीनों पर्पज़ के लिए एथनोबॉटनिकली जो एलोवेरा प्लांट है इसको यूज़ किया जाता है, तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 38 है ऑल आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक्सेप्ट फ्लेवोनाइड भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, अल्कलाइड भी, टर्पिनाइड्स भी। जो शुगर है इसको बेसिकली ये कहा जाता है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं बोलते। क्वेश्चन नंबर 39 है HPLC इज़ अ डैश एनालिसिस टेक्निक। HPLC जो है ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है, क्वालिटेटिव है, बोथ है भी नन। तो जो HPLC है ये जो पिगमेंट्स हैं या जो बाकी डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस हैं केमिस्ट्री के अंदर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली जो है उनको काउंट करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है। तो मतलब ये कह सकते हैं हम ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 40 है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स, एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिटेक्शन के लिए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेक्निक है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 कैनाबिस सटाइवा, ये जो बांग है प्लांट है इससे क्या चीज़ यील्ड की जाती है? फाइबर, पेपर, प्लाईवुड, ऑल ऑफ द अबव। तो जो कैनाबिस सटाइवा इससे फाइबर्स तो डोमिनेंटली ज़्यादा ही इसी से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इसके अलावा पेपर भी बनाया जाता है, इससे प्लाईवुड भी। तो हम कह सकते हैं तीनों जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट गुड्स आर मेड फ्राम मोरस, पाइनस, ब्रोसोनेशिया, यूकलिप्टस। ये जो स्पोर्ट्स के स्पेसिफिकली बैट्स वगैरह हैं क्रिकेट्स के अंदर तो वो मोरस जो प्लांट और उनमें भी मोरस एल्बा इससे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है क्वर्कस सुबर ईल्ड रबर, कॉर्क, गम, फाइबर। तो जो क्वर्कस सुबर है प्लांट है इससे कॉर्क जो है वो लिया जाता है या प्रोड्यूस करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है मेडिसिनल प्लांट कंस्टिट्यूएंट्स हैव एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ऑन डैश एंड डैश ऑफ सेल, कि ये सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन या फिर दोनों चीज़ों के ऊपर क्या करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं। तो दोनों चीज़ों पे यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों प्लांट मेडिसिनल प्लांट से इफेक्ट करते, तो हम कह सकते हैं बोथ हैं बी। क्वेश्चन नंबर 45 है कैमेलिया साइनेंसिस प्रोड्यूसेस कॉफ़ी, स्क्वाश, टी, नॉन ऑफ द अबव। तो ये टी प्लांट है, टी प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम कैमेलिया साइनेंसिस का नाम देते हैं। ट्री जो है टी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड नियर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जेल। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है आपको पता है ये सैलाइन कंडीशन में ग्रो करते हैं, साल्टी कंडीशन में। तो ये लाहौर भी नहीं है, इस्लामाबाद भी नहीं है, जेल भी नहीं है, कराची है। चूँकि समुंदर या ओशंस जो टच कर रहा है, अगर आप देखिए सी जो है वो कराची के साथ है, लिहाजा ये मैंग्रोव फॉरेस्ट भी वहीं पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है द एनुअल रिमूवल ऑफ अननेसेसरी ब्रांचेस फ्राम ट्री इज कॉल्ड। इन ट्री से जो हम हर साल एनुअली ब्रांचेस काट देते हैं जो फ़ायदेमंद नहीं होती है, अननेसेसरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? कटिंग, रेयरिंग, ग्राफ्टिंग, प्रोनिंग। तो उसको प्रोनिंग का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ नेचर, हार्ट ऑफ नेचर, किडनीज ऑफ नेचर, स्किन ऑफ नेचर। चूँकि फॉरेस्ट की अगर बात करें तो चूँकि जितनी भी डाइऑक्साइड वगैरह उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हमें फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लंग्स जो गैसेस से इनका काम लंग्स कर रहे हैं वो वाला काम फॉरेस्ट करते हैं, तो हम इनको बोलते हैं लंग्स ऑफ द नेचर। क्वेश्चन नंबर 49 है GIS यानी ये जो है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम अप्रोच कैन बी यूज्ड फॉर मैपिंग ऑफ द फॉरेस्ट ऑन ग्लोब, एस्टिमेटिंग द फॉरेस्ट एरिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेंज ऑफ फॉरेस्ट, ऑल ऑफ द वो। ये तीनों चीज़ें मेजर करने के लिए GIS जो अप्रोच इसको यूज़ किया जाता है, तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द को करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 बिलियन ट्री सुनामी डिराइव कंप्लेन इज लॉन्च्ड इन USA, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। तो ये जो बिलियन ट्री सुनामी एक ड्राइव जो है स्टार्ट की थी कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द जीन्स एक्ट एज स्पेशल रेगुलेटर्स फॉर फ्लावर ऑर्गन आइडेंटिटी, कैडेस्ट्रल जीन्स, कोमोडियल जीन्स, हीट शॉक जीन्स या हाइपोइसोसिएटेड जीन्स। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है कैडेस्ट्रल जीन्स। क्वेश्चन नंबर 52 है साइट ऑफ परसेप्शन फॉर फर्नलाइजेशन इज मिडरिब ऑफ लीव्स, शूट टिप, सीड्स, बार्क। तो जो फर्नलाइजेशन परसेप्शन के लिए जो साइट है वो शूट की टिप होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है इन मोनोकॉट्स इंटरक्लेरी मेरिस्टेम्स आर फाउंड एट द डैश ऑफ द नोट, मिडल, प्रेजेंट एवरीवेयर, नॉन ऑफ द अबव या बेस। तो करेक्ट ऑप्शन जो है बेस ऑफ द नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 डैश इज़ नॉट ट्रू फॉर सीड डॉर्मेंसी, सीड कोड डॉर्मेंसी, एम्ब्रियनिक डॉर्मेंसी, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। अब ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा इनमें से ऑप्शन है कि जो सीड डॉर्मेंसी के लिए ट्रू फॉर्म नहीं है। तो ये दोनों ट्रू फॉर्म है, सीड कोड डॉर्मेंसी भी, एम्ब्रियनिक डॉर्मेंसी। तो मेरे ख्याल में ये नॉन ऑफ द अबव ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 55 इन पास्ट प्लांट
physiologists believe that correlation between long days and flowering was a consequence of the accumulation of photosynthesis, water, हार्मोन both A and C। तो ये हार्मोन्स जो है इनकी कोरिलेशंस को जो है वो उन्होंने स्टडी किया था, और हार्मोन भी ज़्यादातर अगर आप देखें कौन से वाला फ्लोरिजेनार में। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच टाइप ऑफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट अपटेक। कौन सा प्लांट वाटर जो है वो प्लांट्स के अपटेक के लिए अवेलेबल नहीं होता। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, बोथ एंड बी। जो कैपिलर वाटर है ये सिर्फ प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बाकी हाइग्रोस्कोपिक और ग्रेविटेशनल दोनों प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, लिहाजा हम कह सकते हैं बोथ एंड बी आर नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट अपटेक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, द शुगर्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम आर रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, बोथ एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। तो जो शुगर ट्रांसपोर्ट होती हैं फ्लोएम के ज़रिए उनको हम नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्टेबल जो शुगर है वो सुक्रोज, और सुक्रोज हमेशा नॉन रिड्यूसिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच प्रोटीन इज़ कंसीडर्ड एज प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ द प्लांट्स। हीट शॉक प्रोटीन्स, इक्वापोरेंस, इक्वाप्लम्बेंस, नॉन ऑफ द अबव। तो जो इक्वापोरेंस प्रोटीन्स इनको प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ द प्लांट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, पी प्रोटीन इज़ एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, बोथ ए एंड बी, पी प्रोटीन इज़ नॉट एब्सेंट एट ऑल। एंजियोस्पर्म में पी प्रोटीन मौजूद होती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पी प्रोटीन एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट डैश कंटेन्स 3 ग्लूकोज यूनिट्स अटैच टू नॉर्मल सुक्रोज मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में जो जब ट्रांसपोर्ट हो रही थी सुक्रोज की, तो उसके साथ एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है जिसके अंदर 3 ग्लूकोज होते हैं। वो कौन सा है? रेफिनोज है, स्टेकोज है, वर्बिस्कोज है। अब अगर देखें जो रेफिनोज है इसके अंदर एक ही ग्लूकोज होता है, जो स्टिकोज है इसके अंदर 2 है। तो ये 3 का पूछा, 3 किसके अंदर होते हैं? वर्बिस्कोज के अंदर। और ये बेसिकली क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। ये सुक्रोज की ट्रांसपोर्ट के दौरान सुक्रोज के साथ अटैच होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, रेडियल पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज। जो रेडियल पैटर्न है वो आपको कहाँ पे विजिबल होता है? हार्ट स्टेज में, टर्पीडो स्टेज में, मैचुरेशन स्टेज में, या नॉन ऑफ द अबव। जनरल अगर आप देखें जो हार्ट स्टेज इसमें विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है, बाकी तो तीनों स्टेज में विजिबल ही होता है। टर्पीडो में मज़ीद विजिबल हो जाता है, मैचुरेशन में तो बिल्कुल विजिबल होता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? हार्ट स्टेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, मोनोपेट्रोज जीन इनकोड्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज़ एक्टिवेटेड बाय। ये जो जीन्स हैं ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए इनकोड कर रहे हैं, तो इनको एक्टिवेट कौन करता है? सिसिक एसिड, जिब्रेलिन्स, ऑक्सन, साइटोकिन। तो इसको जो एक्टिवेट करने वाला एंजाइम उसको हम ऑक्सन का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द मेंशन ऑप्शन इज आर एग्जांपल ऑफ वास्कुलर मेरिस्टेम? रे स्टेम सेल्स, फ्यूजिफॉर्म सेल्स, बोथ एंड बी। अब इन्होंने नाम गलत लिखे हुए, अब इनको रे इनिशियल सेल्स बोलते हैं, इनको फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स बोलते हैं। ये दोनों पार्ट हैं वास्कुलर मेरिस्टेम का, तो मतलब हम कह सकते हैं बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 64 है, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स अराउंड द स्टेम इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी, फाइलोटेक्सी। तो आपको पता है जो लीव्स की अरेंजमेंट होती है स्टेम के ऊपर, हम उसको फाइलोटेक्सी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, डिकसेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स हैज़ अपोजिट पेयर्ड लीव्स पर नोड एट राइट एंगल टू ईच अदर। यानी जब एक तो लीव्स पेयर्ड में हो और दोनों अबव एंड बिलो जो एक दूसरे के किस एंगल पे हो? राइट एंगल पे हो, तो हम उस कंडीशन को डिकसेट अरेंजमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, द इक्वल कंसनट्रेशन ऑफ एंड मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कैलस इन टिश्यू कल्चर। जब हम टिश्यू कल्चर कर रहे होते हैं तो वहाँ 2 हार्मोन्स की कंसनट्रेशन है वो हमें इक्वल रखनी होती है, और वो 2 हार्मोन्स कौन कौन से? ऑक्सन एंड साइटोकाइन। इन टिश्यू कल्चर में ऑक्सन और साइटोकाइनिन्स की जो कंसनट्रेशन इसको इक्वल रख के हम कैलस की जो फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, द एक्युमुलेशन ऑफ वाटर ऑन द एज ऑफ लीव इज बिकॉज ऑफ। कि जो लीव्स हैं उनके एज के ऊपर वाटर की एक्युमुलेशन किस वजह से होती है? ग्यूटेशन की वजह से, डेपोजिशन की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से, या डिफेंट की वजह से। तो ये ग्यूटेशन की वजह से होती है। और कब होती है? कि जब ट्रांसपायरेशन कम होती है और रूट से प्रेशर ज़्यादा होता है, तो यानी रात के वक्त या अर्ली मॉर्निंग के टाइम लीव्स के एज के ऊपर वाटर एक्युमुलेशन हो जाती है, तो हम इस प्रोसेस को ग्यूटेशन बोलते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि लीव्स के ऊपर स्पेशलाइज पोर्स जिनको हम हाइड्रोथोर्स बोलते हैं, उन हाइड्रोथोर्स से ही वाटर जो है बाहर निकलता है और वहाँ पे एक्युमुलेट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68,
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मूव्स अवे फ्राम सनलाइट? जिब्रेलिन, सिसिक एसिड, इथाइलिन, ऑक्सन। ऑक्सन जो है ये लाइट से अवे मूव करता है, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा डिफरेंट टाइप्स के फोटोट्रोपिज्म जो मेथड्स हैं उनमें ये ग्रोथ रेगुलेटर्स में ये काम कर रहा है। तो ऑक्सन ही वो हार्मोन है जो लाइट से अवे मूव करता है। 69 है, फॉर इफेक्टिव डेवलपमेंटल सिग्नल अ हार्मोन शुड बी लॉन्ग lived and should accumulate over time, short lived and should not accumulate over time, low in amount, none of the above। ज़ाहिर लो इन अमाउंट तो ये नुकसानदेह है, एक मॉडरेट कंडीशन में इसको आना चाहिए। दूसरा ये एकमुलेट भी नहीं होना चाहिए, और शार्ट लीव होगा। अगर एकमुलेट होगा तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी नॉर्मल डिजीज़ काज होंगी। तो मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक है कि हार्मोन्स इफ़ेक्टिव तभी होगा या तो शॉर्ट लीव्ड हो और फिर साथ में एकमुलेट भी ना हो। क्वेश्चन नंबर 70 है, ज़ीटेन इज़ वेल नोन सोर्स ऑफ कॉमनली अकरिंग। अब ज़ीटेन आपको पता है ये साइटोकाइनिन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, द यूजुअल लेंथ ऑफ RAPD प्राइमर्स। ये रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो है DNA मॉलिक्यूलर मार्कर है, ये प्राइमर आप कह सकते हैं। तो इसका साइज़ कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी? 10 बेस पे और 18 बेस पे और 22 बेस पे और 6 बेस पे। तो इसकी लेंथ जो है वो 10 न्यूक्लियोटाइड्स या 10 बेस पे होती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, डैश इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन फाउंड ऑन द अर्थ? HSP, रुबिस्को, एल्ब्यूमिन, नन ऑफ दिस। फोटोसिंथेसिस में यूज़ आने वाली जो रुबिस्को प्रोटीन है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 73 है, AFLP amplified fragment length polymorphism technique restriction of the genomic DNA with restriction enzyme EcoR1 and MSC1 will result in dash class of restriction fragments। तो ये दो एंजाइम्स मिलके जब इनको रिस्ट्रिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है तो कितनी रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स बनते हैं? 3। एक बनता है EcoR1, दूसरा बनता है MSC1, और तीसरी जो क्लास बनेगी वो बनेगी EcoR1 एंड MSC1। तो मतलब कितनी क्लासेस बनती हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द एट्रीब्यूट इज़ नॉट ट्रू फॉर गुड प्राइमर? 50% GC कंटेंट, ये तो करेक्ट है क्योंकि 40 to 60% जो एक गुड प्राइमर है उसके अंदर GC कंटेंट्स होने चाहिए, तो 50 ये करेक्ट है। इसी तरह जो उसका लेंथ है वो भी तकरीबन 18 to 25 होनी चाहिए बेस पेयर साइज़, तो अगर 18 से 22 है तो ये भी गुड है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हाँ ये नहीं होना चाहिए कि गुड प्राइमर की ये प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है कि उसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स अवॉइड होनी चाहिए, तब वो गुड होगा। तो अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर मौजूद इसका मतलब है ये गुड प्राइमर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 है, द ब्राउनिश DNA थ्रेड्स इंडिकेट दैट दे आर गुड क्वालिटी विद मिनिमम DNA क्वांटिटी, एक्सेस क्वांटिटी, लो क्वालिटी ऑक्सीडाइज DNA, गुड DNA फ्रैगमेंट सिंस इट इज़ नेचुरल कलर ऑफ DNA। यानी अगर आप DNA की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और वहाँ पे आपको जो DNA वो ब्राउनिश कलर का मिल रहा है तो उसका मतलब ये होगा कि किसी केमिकल्स वगैरह की वजह से ज़ाहिर सी बात है वो जो DNA है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं ये ऑप्शन करेक्ट है, लो क्वालिटी ऑक्सीडाइज DNA। क्वेश्चन नंबर 76 है, द इनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू काज्ड बाय एन इंक्रीज इन द रिप्रोडक्शन रेट ऑफ इट्स सेल्स इज़ हाइपरट्रॉफी, एपोप्टोसिस, हाइपरप्लेजिया, नेक्रोसिस। इसको हम क्या कहेंगे? हाइपरप्लेजिया। ये दोनों टर्म्स इंक्रीज इन ऑर्गन ही का नाम है, हाइपरट्रॉफी भी और हाइपरप्लाजी भी। दोनों में डिफरेंस ये है कि हाइपरट्रॉफी जो है इसमें सेल का साइज़ इंक्रीज़ करता है, जबकि हाइपरप्लेजिया में नंबर्स जो है सेल के इंक्रीज़ करते हैं थ्रू रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 77 है, एग्रोबैक्टीरियम इज़ अ साइल बॉर्न ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरियम बिलोंग टू फैमिली, यानी जो एग्रोबैक्टीरियम इसकी कौन सी फैमिली? इस फैमिली राइजोबिएसी है। 78 है, द tDNA या ट्रांसफर DNA कैरीज जीन्स दैट कोड फॉर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन नॉवल प्लांट मेटाबोलाइट्स, नेमली कि जो tDNA के अंदर जो जीन्स हैं उनसे जो प्रोटीन इनकोड होती हैं वो कौन कौन सी? तो ये तीनों हैं, यानी tDNA पोपाइंस और एग्रोपाइंस भी बनाता है, ऑक्सन्स भी बनाता है, साइटोकाइनिन बनाता है। उसका मतलब करेक्ट ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी, A, B एंड C तीनों करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, ल्यूसीफेरेज प्रोवाइड्स लाइट विद इट्स सबस्ट्रेट, कि जो ल्यूसीफेरेज एंजाइम है ये लाइट की सिंथेसिस करता है या लाइट प्रोवाइड करता है किस सबस्ट्रेट के ज़रिए? लैक्टोज के ज़रिए, ल्यूसीफेरेन के ज़रिए, लक्स के ज़रिए या लेसिफ्टेन के ज़रिए। तो ये किसके ज़रिए करता है? ल्यूसीफेरेन
जो इसका सबस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 80 है cosmet contain a cos n site where DNA is nicked at each strand 12 base pair apart by। कौन सा ये एंजाइम है जो इस साइट के ऊपर DNA को नेक्ट करता है या कट करता है? ट्रांसफेरेज, NCOI या टर्मिनेज या एंडोन्यूक्लियस। तो टर्मिनेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द निकिंग ऑफ DNA। क्वेश्चन नंबर 81 है सेलुलोज एज डी ग्लूकोज यूनिट्स लिंक्ड बाय, यानी जो सेलुलोज है इसके अंदर डी ग्लूकोज जुड़ के ये सेलुलोज बनता है, तो लिंकेज इसके अंदर कौन सा होता है? इसके अंदर जो लिंकेज उसको हम बीटा 1 to 4 लिंकेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है साइटोप्लाज्मिक चैनल्स बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स आर कॉल्ड प्लाज्मोसोम, मीजोसोम, ऑल ऑफ दीज या प्लाज्मोडेस्मेटा। तो जो साइटोप्लाज्मिक लिंकेज है या कनेक्शन है उसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है विच ऑफ द गिवन सेल ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व इन सेल वॉल सिंथेसिस। कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो सेल वॉल के बनाने में इन्वॉल्व होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडी या लाइसोसोम। जो सेल वॉल बनती है उसके बनाने में हमेशा गाल्जी वेसिकल या गाल्जी एपरेटस इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है द डाई यूज टू स्टैन पिक्टन, कि प्लांट के अंदर मौजूद जो पिक्टन है उसको स्टैन करने के लिए कौन सा डाई यूज़ किया जाता है? सुडान 3, एसीटोक्राइन या रुथिडियम रेड या आयोडीन। तो रुथिडियम रेड जो है इसको स्टैनिंग के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो एसिडिक पार्ट होता है पिक्टन का ये उसके साथ आसानी के साथ जो है वो लिंक कर जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, तो इस ज़्यादातर तभी रुथिडियम रेड जो है वो यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 85 है द मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ मिडिल लमेला इज पिक्टन, सुबेरीन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। तो मिडिल लमेला ये बेसिकली दो जो एडजेसेंट प्लांट सेल्स होते हैं उनके दरमियान की लेयर होती है, सीमेंटिंग लेयर भी बोलते हैं। तो किसकी बनी होती है? ये पिक्टन की। क्वेश्चन नंबर 86 है इन एगेरिकस बेसिडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन। एगेरिकस आपको पता है ये मशरूम है, ट्रू मशरूम से बिलोंग कर रहा है। तो इसमें ये कह रहा है कि बेसिडिया जो है बेसिकली स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिडिया किसके ऊपर प्रोड्यूस होती है? गिल्स के ऊपर, पेलेस के ऊपर, स्टाइप के ऊपर, राइजोमास। तो आपको पता भी है टॉप के ऊपर जो है गेरिकस कैप होती है और उसके नीचे गिल्स मौजूद होते हैं जिनके ऊपर बेसिडिया बनते हैं, जिसके अंदर 4 आपने पढ़े हुए होंगे स्पोर्स बनते हैं। यानी जो बेसिडिया किसके ऊपर बनते हैं? गिल्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 87 है कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़ काज हुआ है। कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़ वायरल डिजीज़ है, तो किससे काज होती है? ये वायरस। क्वेश्चन नंबर 88 है इरिश फेमन अकर ड्यू टू वीट रस्ट, एब्सकेप, लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो। ये जो इरिश है वहाँ पे फेमन आ गया था किसकी वजह से? पोटैटो के ख़त्म हो जाने की वजह से। ये पोटैटो के ऊपर ये डिजीज़ काज हुई थी, इसको हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का नाम दें। क्वेश्चन नंबर 89 है पोटी वायरसेस जीनोम इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA। पोटी वायरस जीनोम ये बेसिकली एक जीनस है वायरसेस का प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर ये जो जीनोम है पोटी वायरस जो है जीनस है इसके अंदर जो जीनोम है वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है द वेक्टर ऑफ बिग्मो वायरस इज एन एफर्ट, वाइट फ्लाई, माइकोप्लाज्मा, मेलबग। कि जो बिग्मो वायरस है इसका वेक्टर कौन सा है? तो इसका वेक्टर ज़्यादातर ये वाइट फ्लाई होता है और वाइट फ्लाई में भी बेमिसिया टबेकी ये ज़्यादातर कॉमन है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसका वेक्टर है वो क्या है? वाइट फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म शुगर इज स्ट्रोमा, ग्रेना, थाइलाकाइड, आउटर मेम्ब्रेन। तो क्लोरोप्लास्ट का वो कंपोनेंट जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है वो स्ट्रोमा है, जहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 92 है क्लोरोफिल चेंज लाइट एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ज़ाहिर सी बात है क्लोरोफिल जो है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, किसकी फॉर्म में? केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 93 है द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन हायर प्लांट्स इज डिस्काइड शेप, कप शेप, गर्डल शेप, रेटिकुलर शेप। अब जनरल अगर हम देखें कप शेप एलजी के अंदर मिलती है, क्लेमेडोमोनास के अंदर, गर्डल शेप जो वो डायटम्स के अंदर मिलती है, रेटिकुलेट भी कुछ प्लांट्स के अंदर मिलती है आयर में, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो क्लोरोप्लास्ट की शेप आयर प्लांट्स में वो क्या है? डिस्काइड शेप। क्वेश्चन नंबर 94 है इन फोटो रिस्पायरेशन द कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट टू ग्लाइकोलेट टेक्स प्लेस इन। आपको पता है फोटो रिस्पायरेशन में 3 ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व हैं, पैराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो जो फॉस्फोग्लाइकोलेट टू ग्लाइकोलेट है ये दूसरा स्टेप कह लें जो क्लोरोप्लास्ट के बाद पैराक्सीसोम के अंदर होता है। तो मतलब फॉस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट कहाँ पे बनता है? पैराक्सीसोम। क्लोरोप्लास्ट में आपने पढ़ा भी होगा जो रुबिस्को है
वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर 3 फास्फोग्लाइसरेट बनाता है, 3 फास्फोग्लाइसरेट से 2 फास्फोग्लाइसरेट बनता है और 2 फास्फोग्लाइसरेट फिर कन्वर्ट होकर ग्लाइकोलेट बनता है किसके अंदर, पैरॉक्सीसोम। फिर ये ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होकर ग्लाइसिन में चेंज होता है और ग्लाइसिन ट्रांसफर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सिरायन के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द पिगमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो पिगमेंट है प्लांट्स के अंदर वो क्लोरोफिल ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, क्रोमोसोम्स आर विजिबल बेस्ट एट विच स्टेज, यानी जहाँ पे आपको क्रोमोसोम बेस्ट विजिबल नज़र आते हैं वो कौन सा स्टेज है, मेटाफेज, लेट एनाफेज, टीलोफेज, लेट प्रोफेज। तो बेस्ट जहाँ पे विजिबल है वो मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच ऑफ द गिवन स्टेज रिजेंबल विद माइटोसिस, कि कौन सा स्टेज माइटोसिस से रिजेंबल करता है, मियासिस 1, मियासिस 2, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। आपको पता है मियासिस के 2 टाइप्स हैं, 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है, लेकिन जो मियासिस 2 है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन मियासिस 2 है। क्वेश्चन नंबर 98 है, द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल इज डबल्ड इन विच स्टेज, कि कब डीएनए जो है वो कंटेंट डबल होता है। तो आपको पता है इंटरफेज के दौरान ये फेज़ है, G1 फेज़ है, G2 फेज़ है, मेटा फेज़ है, एस फेज़। एस फेज़ को रेप्लिकेशन फेज़ बोलते हैं, जिसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और डीएनए डबल हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, एस फेज़। यहाँ ये आपको मैं फिर बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में गलत टेक किए हुए हैं, आपने सिर्फ ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसी को आपने करेक्ट तस्वर करना है। क्वेश्चन नंबर 99 है, क्रोमोसोम एक्सिबिट मिनिमम कॉइलिंग ड्यूरिंग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब देखें यहाँ भी मेटाफेज लगा हुआ है लेकिन ये गलत है। तो क्रोमोसोम्स की मिनिमम कॉइलिंग शो होती है वो आपको पता है इंटरफेज के दौरान, कि इंटरफेज में मिनिमम कॉइलिंग होती है, प्रोफेज में कॉइल्ड हो जाते हैं, मेटाफेज में भी कॉइल्ड होते हैं, एनाफेज में भी कॉइल्ड होते हैं, टीलोफेज में दोबारा रिवर्स होता है, उनकी अनकॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है या मिनिमम कॉइलिंग कंडीशन में होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन टीलोफेज। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, ड्यूरिंग मियासिस क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट लेप्टोटीन, पैकाइटीन, डिप्लूटीन, डायग्निस। तो आपको पता है क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, पैकाइटीन। तो डियर्स ये पेपर था जो 2019 वाला, इसको मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो बायोलॉजी के बाकी पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।